जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू समाचार विश्लेषण के इस अंक में हम आज के हिंदू पेपर में आए हुए विभिन्न आर्टिकल्स की बात करेंगे और साथ में कुछ प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो ये आर्टिकल है आपका, ये जीएस पेपर 2 से इसका संबंध है और इसमें कुछ बात की गई है पुलिस रिफॉर्म के संबंध में। ठीक है, तो देखिए इस आर्टिकल में बताया गया कि पुलिस के बारे में अभी हाल ही में बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने में आए जो कि पुलिस के अत्याचार को दिखाते थे। चाहे वो तमिलनाडु में एक पिता पुत्र की मर्डर हो जाता है पुलिस के द्वारा, चाहे यूपी में घटनाएं जो घट रही हैं वो हों, चाहे बिहार में हों। कई सारे स्टेट में हमने अभी देखा कि पुलिस के ऊपर काफ़ी ऐसे मामले आए जहाँ पे पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचारों को देखा गया। तो इसी के बारे में बात की गई है कि ऐसा क्या वजह है कि पुलिस के द्वारा इतने जो अत्याचार के मामले आ रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। हम क्यों पुलिस में जो रिफॉर्म्स हमें बताए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें पहले से बताए हैं, उन रिफॉर्म्स को राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्यों नहीं लागू कर पा रही हैं, या क्या वो रिफॉर्म्स हैं। तो ऐसी बात इसमें की गई है। देखिए दोस्तों, जब भी पुलिस रिफॉर्म की बात आए तो जो 7 पुलिस रिफॉर्म बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनको आप अपने आंसर में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वो बहुत फ़ायदेमंद वहाँ से रहने वाले होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए हाल में पुलिस के मामले सभी तरह के आए हैं, चाहे पुलिस की फंक्शनिंग हो, चाहे पुलिस का कैरेक्टर हो, चाहे पुलिस का स्ट्रक्चर हो। हर तरह के मामले, हर तरह से संबंधित मामले पुलिस के देखे गए हैं आजकल कुछ स्टेट में, जो कि हमें समझाते हैं कि किस तरह से हमें पुलिस रिफॉर्म को आगे लेकर आना चाहिए। अगर बात करें इस आर्टिकल की तो इसमें प्रकाश सिंह केस की बात की गई है 2006 में, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे रिफॉर्म्स की बात की थी। कुछ डायरेक्टिव बताए गए थे उस समय जो कि केंद्र और राज्य सरकारों को फॉलो करने थे पुलिस रिफॉर्म के संबंध में। तो उन्हीं रिफॉर्म्स की हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। देखिए पुलिस रिफॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर्स में बन सकते हैं, तो इनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए पहला जो पुलिस रिफॉर्म बताया गया था, ठीक है, वो था स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। ठीक है, स्टेट सुरक्षा कमीशन। ठीक है, इसकी स्थापना की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि इस तरह का एक कमीशन हमें बनाना पड़ेगा सभी स्टेट को, ताकि ये इंश्योर कर सके कि कोई भी सरकार जो है वो गैर ज़रूरी प्रेशर के अंतर्गत नहीं आती है, गैर ज़रूरी दबाव उस पर नहीं है किसी भी चीज़ का। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए एक स्टेट सुरक्षा कमीशन हमारे सामने होना चाहिए। इसके गठन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा स्टेट का गठन हमें करना चाहिए। दूसरा, जो डीजीपी का अपॉइंटमेंट है, यानी डीजीपी की जो नियुक्ति है, उसके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया था, एक डायरेक्टिव दिया था कि इनकी जो नियुक्ति है वो मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। यानी ये मेरिट बेस होना चाहिए। ठीक है, मेरिट के आधार पर इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, उससे जो प्रोसेस है, जो जो क्रियाविधि है, वो ट्रांसपेरेंट होगी, वो पारदर्शी होगी। और कम से कम 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। कम से कम इनका जो कार्यकाल है वो एक जगह पर 2 साल होना ही चाहिए। उसके बाद उनका अगर ट्रांसफर करना है तो हमें करना चाहिए। तीसरा जो रिफॉर्म था वो यही था कि डीजीपी के साथ साथ जो बाकी पुलिस के अफसर हैं, ठीक है, जो भी पुलिस के अफसर होते हैं, एसपी एसपी जो भी अपने अफसर होते हैं, तो बाकी पुलिस के जो अफसर हैं, इनकी भी जो नियुक्ति है वो कम से कम 2 साल के लिए तो की ही जाए। ठीक है, उसके बाद इनका कोई अगर तबादला करना है या कुछ अगर ट्रांसफर करना है तो किया जाए। तो ये आप यहाँ पे बताए गए थे पुलिस रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। और सीधी सी बात भी है, जब ये 2 साल तक रहेंगे, अभी क्या होता है कि अगर पुलिस अफसर कोई अपना अच्छा काम करना चाहता भी है तो उसका तुरंत ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब उसे पता होगा कि वो 2 साल तक यहीं रहेगा, तो वो 2 साल तक सभी सुविधाओं को और जो सभी वहाँ पे सेवाएं हैं उनको सुधार सकता है और उनके लिए वो काम वहाँ पर कर सकता है। तो ये यहाँ पर बताया गया था। इसके अलावा जो चौथा पुलिस रिफॉर्म समझाया गया था वो था सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, पुलिस मतलब ये कहा गया था कि जो पुलिस के फंक्शन है, 2 तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो जांच, यानी पुलिस जो केसेस की जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और दूसरा होता है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, यानी जो शहर में लॉ एंड ऑर्डर है उसको बरकरार रखा जाए। तो अभी क्या है कि ये दोनों फंक्शन एक ही साथ होते हैं, एक ही तरह के ऑफिसर होते हैं जो ये दोनों काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के उन गाइडेंस में यही था कि इन दोनों को अलग अलग किया जाए, ये दोनों फंक्शन जो हैं इनको अलग अलग किया जाए। जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो अलग हो जाए और जो लॉ एंड ऑर्डर टीम है वो अलग हो जाए, वो अलग प्रकार से काम करे और जांच वाली टीम अलग प्रकार से काम करे। क्योंकि होता यही है कि सभी पुलिस वाले अगर मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लग जाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा केसेस की। और अगर सभी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में लग जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ
यहाँ पे इनके सेपरेशन की बात की गई थी कि इनके फंक्शन को सेपरेट किया जाए, जिससे पुलिस की फंक्शनिंग में थोड़ा सा सुधार यहाँ पे हो सके। देखिए नेक्स्ट जो इसमें बात की गई थी वो बात की गई थी पुलिस बोर्ड की, कि एक पुलिस बोर्ड की स्थापना की जाए और ये पुलिस बोर्ड ही वो बोर्ड होगा जो तय करेगा सारी चीजों को। जैसे किसी भी अफसर का अगर ट्रांसफर होना है, ठीक है, तो वो ट्रांसफर का भी जो सारा सिस्टम है वो यही पुलिस बोर्ड तय करेगा। इसके अलावा जो पोस्टिंग का सारे केसेस हैं, पोस्टिंग की जो सारी क्रियाविधि है वो भी यही करेगा। तो जो प्रमोशन होने हैं, जो प्रमोशन होते हैं, ठीक है, इस तरह की जितनी भी क्रियाविधि होती हैं, इन सबके बारे में जो निर्णय है वो ये पुलिस बोर्ड करेगा। ऐसे एक पुलिस बोर्ड की स्थापना करने का भी रिफॉर्म यहाँ पे आश्वासन दिया गया था कि ऐसा काम करना चाहिए। इसके अलावा देखिए एक और बात कही गई थी, वो थी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, है ना, यानी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के गठन की बात की गई थी, ताकि जितनी भी कंप्लेंट हैं वो यहाँ पर दर्ज हो सके। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना की बात की गई थी, ताकि जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, जितनी भी शिकायतें हैं, वो सही तरीके से उनको फॉलो अप लिया जा सके और उनके लिए कार्य किया जा सके। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के गठन की बात भी की गई थी। देखिए नेशनल सुरक्षा कमीशन, ठीक है, तो जिस तरह का स्टेट सुरक्षा कमीशन है, बिल्कुल उसी तरह का नेशनल सुरक्षा कमीशन होता। ये कमीशन राज्य में काम करता और जो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन है वो पूरे देश में काम करता और इस बात को फॉलो करता, इस बात को देखता, इस बात को मॉनिटर करता। तो ऐसे ये 7 रिफॉर्म बताए गए थे, 7 रिफॉर्म की बात की गई थी पुलिस के संबंध में। लेकिन 2006 में ये बताए गए थे कि पुलिस रिफॉर्म के बारे में कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको जरूर लिख के आए, यहां से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, जो कि एडिटोरियल पेज से लिया गया है, द राजभवन न्यू रोल। तो देखिए अगर इसके संदर्भ की बात करें तो अभी कई राज्यों में हमने देखा कि किस तरह से राज्यपाल और सरकारों के बीच में विवाद रहा, उनके बीच में कई बातों को लेकर मतभेद हुआ और वहां पे थोड़े जो संबंध थे वो खराब हुए। तो उसी संबंध में ये बताया गया कि राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, क्या उसके अधिकार क्षेत्र हैं और किस तरीके से वहां पर कार्य उसे करना चाहिए। देखिए राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल के बारे में कुछ बेसिक आर्टिकल्स हैं, वो आपको जरूर ध्यान में होने चाहिए। आर्टिकल कभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आंसर फ्रेमिंग के लिए आपके पास आर्टिकल होने चाहिए जो आपको नंबर दिला सकते हैं ज्यादा। तो अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 153 में ही कहा गया है कि सभी राज्यों में एक गवर्नर होना चाहिए, गवर्नर होगा जो कि राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो आर्टिकल नंबर 154 में सभी जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट हैं उनकी बात की गई है कि क्या क्या पावर स्टेट के पास हैं एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा बात करें तो आर्टिकल नंबर 155 में ही बताया गया है कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है, जो उसकी नियुक्ति है, कौन करेगा। तो मैंने बताया राष्ट्रपति द्वारा ही उसकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा वो नियुक्त किया जाता है किसी भी स्टेट में। देखिए यहीं से एक बात मैं आपको समझाऊंगा, जब राष्ट्रपति द्वारा वो नियुक्त किया जाता है, इसीलिए हम ये मानने लगे हैं कि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का ही एक एक्सटेंशन होता है, उसी के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, जबकि ये बात ऐसा नहीं है। इसके संबंध में एक आर्टिकल और है जो है आर्टिकल नंबर 155। इस पर बहुत विवाद चलता है, देखिए इसी में आपको बताऊंगा। यानी जो भी राज्यपाल का टेनर है, जो कार्यकाल है, उसकी यहाँ पर बात की गई है। और देखिए यहाँ पर एक बात ये कहा गया है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा तक राज्यपाल रहेगा, है ना, राष्ट्रपति की इच्छा तक। ये लाइन इसमें जोड़ी गई है, राष्ट्रपति की इच्छा तक, ठीक है, ये लाइन इसमें जोड़ी गई है और इसी लाइन की वजह से इस पे विवाद होता है। यही लाइन देखिए ये कहती है उसको वहां से हटाकर कहीं और भेज सकता है या उसको हटा ही सकता है। इसी वजह से कहा जाता है कि राज्यपाल इसलिए भी राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग काम करता है ताकि उसके सामने ये कंडीशन ना आने पाए। तो ये थोड़ा विवादित है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आर्टिकल नंबर 157 की बात करें तो 157 में क्वालिफिकेशन बताई गई है गवर्नर की। उसमें कुछ ऐसे 35 साल की उम्र से कम का व्यक्ति ना हो, कम से कम 35 साल उम्र हो, भारत का नागरिक हो, ऐसा ही इंसान जो है वो राज्यपाल बन सकता है। ऐसी कुछ यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है अपने आंसर फ्रेमिंग के लिए। दूसरा देखिए 158 में कहा गया है कि जो भी राज्यपाल बनेगा वो किसी भी तरीके से जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा वो किसी भी हाउस का, यानी किसी भी तरह के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को उसको फायदा नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो राज्यपाल बनने से पहले उसको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसको वैकेंट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो इस तरह के राज्यपाल के पद के लिए आवेदन कर सकता है। ये आपको ध्यान में करना है। इसके अलावा देखिए 164 आर्टिकल की बात करें तो 164 में बहुत सारे और भी प्रोविजन दिए गए हैं कि राज्यपाल क्या क्या कर सकता है। जैसे मिनिस्टर्स को वो चीफ मिनिस्टर के कंसल्टेशन पर अपॉइंट कर सकता है और इस तरह की बातें और भी यहाँ पर कही गई हैं। अब देखिए इन सभी आर्टिकल्स में जो ये 156 आर्टिकल है,
ठीक है? ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, इसी के लिए थोड़ी-सी चर्चा हमें करनी है। देखिए, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही कार्य कर सकता है, ठीक है? अब यहीं पर कई लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है राज्यपाल को हटाने की, इसीलिए जो राज्यपाल है, वो एक सेंट्रल के एजेंट की तरह कार्य करता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। इस पर काफ़ी लंबी-चौड़ी बहस चलती रहती है और इस पर काफ़ी विवाद होता रहता है। इसीलिए कई बार कहा गया कि 156 में से इस पंक्ति को हटाया जाए और राज्यपाल को भी एक श्योरिटी दी जाए कार्यकाल की, उसके पास भी श्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर एक तरीका ये है कि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में जो भी ये मतभेद होते हैं, ठीक है? तो इसको सही करने का तरीका ये है कि हम राज्यपाल को भी क्या करें, इसको भी हम राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट ना करवाएँ, बल्कि इसके लिए भी हम लोग वोटिंग करवा दें। ठीक है? जब ये भी इलेक्ट होकर आएगा, तो फिर कोई ये आरोप इस पर लगेगा ही नहीं कि तुम राज्य के एजेंट हो या केंद्र के एजेंट हो या किसके एजेंट हो, ठीक है? ऐसा हम कर सकते थे। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनके दिमाग में बात रही ज़रूर होगी कि अगर राज्य में 2 शक्तियाँ ऐसी हो जाएँगी, जिनको चुनाव के द्वारा ऊपर लाया जाएगा, तो बाद में फिर क्या होंगे, विवाद बहुत अधिक बढ़ेंगे। ठीक है? शक्तियों का विवाद बढ़ेगा कि किसके पास ज़्यादा शक्ति है, किसके पास कम शक्ति है, ठीक है? इस तरह के विवाद वहाँ पे बहुत बढ़ेंगे। उसके अलावा सुपीरियरिटी कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ठीक है? इस तरह के विवाद बहुत बढ़ जाएँगे। तो ऐसे विवादों से बचने के लिए ही राज्यपाल को इलेक्टिंग प्रोसेस से दूर रखा गया और उनको राष्ट्रपति को सौंपा गया कि राष्ट्रपति इनके चुनाव इनका जो है अपॉइंटमेंट करेंगे, ऐसी बातें यहाँ पर की गई। बट अब इस मामले में राज्यपाल को भी ये सोचना चाहिए, इस बात को मेंटेन रखना चाहिए कि राज्य में जो है वो फंडामेंटल इक्विलिब्रियम रहे, यानी जो बेसिक जो हमारे आधारीय जो संतुलन है वो बना रहना चाहिए, जो संविधान के नियम है उनका सम्मान होते रहना चाहिए और जो इंश्योर है, जो मैंडेट्स है उनको इंश्योर करना चाहिए, ऐसा प्रयास राज्यपाल को भी यहाँ पर करना चाहिए। एक और बात जो इसके बारे में बात की बात है, जो आर्टिकल में कही गई है, वो है राज्यपाल का विवेक का अधिकार। ठीक है? राज्यपाल का विवेक का अधिकार, ठीक है? इस पर भी कई बार सवाल उठते हैं कि राज्यपाल जो है वो अपने विवेक के अधिकार का प्रयोग सेंटर यानी केंद्र के नियमों को थोपने के लिए या उनके जो नियम हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं, उनको फॉलो करने के लिए अपने विवेक का अधिकार कभी-कभी कर लेता है, जिसके संबंध में वो राज्यों के विपरीत, राज्यों के सरकारों के विपरीत जो है फैसले निर्णय कर लेता है। तो ऐसा भी यहाँ पर कहा जाता है, इस पर भी काफ़ी विवाद चलता है। इन सब पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए आर्टिकल नंबर हमारा जो 167 है, यहाँ पर उसका ज़िक्र करना ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि गवर्नर जो है वो किसी भी तरीके की जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित यानी जो सरकार के विभाग हैं, सरकार की जो कार्यपालिका है, उससे संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, उसको माँग सकते हैं 167 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? अब जब उनको माँग सकते हैं, इसका मतलब राज्य सरकार के जितने भी कार्यकलाप हैं, उन पर नज़र रखना, उन पर बुलाना, उनको देखना, वो राज्यपाल सीधे कर सकता है। तो इस पर भी विवाद उठता है कि ये किस तरह का है, इसका भी प्रयोग जो है राज्यपाल वो ये माना जाता है कि केंद्र के लिए करता है और राज्य सरकार के विरुद्ध उसका प्रयोग करता है, ताकि वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचा सकें और वो उनको मिल सके, उनका विरोध कर सकें। तो ऐसी सारी कहानी पूरी इस आर्टिकल में बताई गई है, आपको ध्यान में रखनी है। कुछ आर्टिकल जो मैंने बताए हैं, वो आपको आंसर फ्रेमिंग के लिए आपको याद में रखने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित है। इसके स्थापना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो हमारे जयराम रमेश जी के द्वारा ये लिखा गया एडिटोरियल है। इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में जो भी कार्यवाही होती है, जो भी निर्णय होते हैं या जो भी योजनाएं बनती हैं, उसको लागू कराने के लिए एनजीटी का निर्माण किया गया था, एनजीटी गठन किया गया था। ठीक है? अब देखिए अगर हम बात करें शुरुआत से बात करें तो देखिए 1995 में, ठीक है, 1995 में सबसे पहला मौका था जब ऐसी कैसे ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी जिसका नाम था नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल। ठीक है? नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल, नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल। ठीक है? ये सबसे पहले जो हमारा था वो बनाया गया था 1995 में, ठीक है? लेकिन इसका काम क्या था? इसका काम बहुत सीमित था। इसका काम केवल ये था कि पर्यावरणीय दृष्टि से किसी का भी यदि कोई नुकसान होता है या पर्यावरणीय स्थितियों से किसी का कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई करना, उस नुकसान का मुआवज़ा दिलवाना, ठीक है? यही केवल इसका काम था। इसके अतिरिक्त इसका काम बहुत सीमित था, तो ये आपको ध्यान करना है। इसके बाद देखिए 1997 में हमने क्या करा, एक और एपेलेट ट्रिब्यूनल बना दिया। मतलब कि जैसे नेशनल एनवायरमेंट
एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल जो है, अगर ये किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दे पा रहा है या दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने क्या करा है, एक एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी एपेलेट अथॉरिटी बना दिया, जिसके अंतर्गत आप ऐसे मुआवजों के लिए अपना जो है वो शिकायत यहाँ पे कर सकते थे या फिर अपील यहाँ पर वो कर सकते थे। ऐसा 1997 में किया गया, ठीक है। लेकिन सीमित वही था कि केवल मुआवजा देने के लिए सीमित था कि यदि किसी को कोई नुकसान होता है, यदि किसी की मौत हो जाती है प्रदूषण की वजह से या अन्य पर्यावरणीय स्थितियों की वजह से, तो उनको जो है वो यहाँ पर मुआवजा दिलाने का काम ये दोनों करते थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जरूरत थी एक ऐसी संस्था की जो कि ऐसी घटनाओं को रोक सके, ठीक है। आपने मुआवजा दिलवा दिया, वो बात सही है, लेकिन इन घटनाओं को रोकेगा कौन, इस पर रोक कैसे लगेगी, तो उसके लिए एक हमें ट्रिब्यूनल चाहिए था, एक संस्था हमें चाहिए थी। अगर इससे पहले हम लोग बात करें तो 1986 के केस का जिक्र इस आर्टिकल में किया गया है, जो कि था एमसी मेहता केस और भारत सरकार के बीच में। देखिए इस एमसी मेहता केस में भी, देखिए इसको आप अपने आंसर राइटिंग में बता सकते हैं, इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। एमसी मेहता केस में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था, उसने कहा था कि जितने भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं वो आगे आने वाले समय में निश्चित ही बढ़ेंगे, और उनका जो बोझ है, उनके जो विवाद हैं, वो सीधे कोर्ट पर आएंगे, तो कोर्ट पर उनका बोझ बढ़ेगा। दूसरा, कोर्ट में कोई भी ऐसे विशेषज्ञ नहीं है जो कि पर्यावरण से संबंधित हों, यदि हैं भी तो बहुत कम है। अर्थात इन सभी मुद्दों का सॉल्यूशन यही है कि हम ऐसे केसेस के लिए, ऐसे मुकदमों के लिए एक अलग से संस्था का निर्माण करें, जो इस तरह की गतिविधियों को, इस तरह की कार्यवाही को करे और इस तरह के केसेस को हैंडल करे। उससे क्या होगा, एक तो हमारे पास विशेषज्ञों की एक टीम होगी जो कि इस तरह कार्य करेगी, दूसरा जो कोर्ट है उसका भी बोझ हल्का होगा, और तीसरा जो भी पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं उनको विशेष तरीके से, उनको अच्छे तरीके से हम सुलझा सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या करा, एनजीटी का निर्माण किया, यानी एक संस्था का निर्माण किया। तो अगर एनजीटी की बात करें तो एनजीटी एक्ट के अंतर्गत ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का निर्माण हुआ था 2010 में। 2010 के बाद से ये जितने भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं उन सभी को हैंडल करती है, उन सभी के बारे में अपने विचार विमर्श करती है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए दो लोगों की बेंच होती है, एक होता है जिसमें जज और एक होता है तकनीकी विशेषज्ञ। ये दोनों मिलकर ही किसी भी मुद्दे पर अपनी राय देते हैं और केसेस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर हम एनजीटी की बात करें तो 2010 में बना था, अभी 2020 चल रहा है, तो 10 वर्ष इसको पूरे हो चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में निश्चित ही एनजीटी ने काफ़ी कुछ अचीव किया है, काफ़ी कुछ बातें यहाँ पर देखने वाली हैं जो एनजीटी के अचीवमेंट में आती हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एनजीटी ने सभी पर्यावरणीय मुद्दों को हैंडल करा है। दूसरा, यहाँ पे कुछ विशेष कार्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अपने उद्देश्यों के लिए। एनजीटी के कार्यों के संबंध में अगर पूछ ले तो आपको कुछ वर्डिंग्स ध्यान रखनी है, कुछ वोकेबलरी आपके पास होनी चाहिए जो आप आंसर राइटिंग में अपना मेंशन कर सकते हैं। देखिए अगर हम एनजीटी के कार्यों की बात करें तो सबसे पहला काम क्या करती है, जितने भी पर्यावरण की सुरक्षा वाले मुद्दे हैं, यानी पर्यावरणीय सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, इससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनके लिए काम कौन करता है, एनजीटी काम करता है। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी वनों का जो संरक्षण है, वनों का संरक्षण है, उसके लिए भी हर प्रकार से एनजीटी कार्य करता है। यानी जो हमारा वन विभाग है उस पर भी एक तरह का नियंत्रण रखने का कार्य ये एनजीटी करता है। तीसरा, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, जितने भी अन्य प्राकृतिक स्रोत हैं चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, तो उन प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण का ध्यान भी कौन रखता है, एनजीटी करता है। यानी ऐसे कोई कार्य ना हो, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन ना हो या ऐसा और भी कोई अलग कार्य ना हो जिसकी वजह से किसी भी प्राकृतिक स्रोत का नुकसान हो या उसका क्षरण हो, इसका ध्यान भी रखता है। चौथा जो एनजीटी का कार्य है वो है इन्फोर्समेंट ऑफ द एनी लीगल राइट, है ना, यानी पर्यावरण से संबंधित जितने भी अधिकार हैं, ठीक है, अधिकार उनको लागू कराना, ठीक है, जितने भी अधिकार हैं पर्यावरण से संबंधित, जितने भी नियम हैं उन सभी को लागू कराना भी एनजीटी का ही कार्य है, वो इसको करता है। और एक और काम कि नुकसान का जो मुआवजा है, ठीक है, उस नुकसान के मुआवजे को भी एनजीटी ही दिलवाता है, एनजीटी ही उसके लिए कार्य यहाँ पर करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जितने भी पर्यावरण संबंधी जो विवाद होते हैं उन सभी विवादों को हल करता है, ठीक है। पर्यावरण संबंधी विवाद का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई कंपनी कहीं पर अपना प्लांट लगा रही है परंतु वो पर्यावरण की दृष्टि से प्लांट जो है वो नुकसानदायक है, इसलिए वो प्लांट नहीं लगा सकती है। तो इस तरह के जो पर्यावरणीय संबंधी जो मुद्दे होते हैं, जो यहाँ पर जो विवाद वाले मुद्दे होते हैं, उनको भी जो है वो एनजीटी ही सॉल्व करता है, एनजीटी उनको देखता है। तो इस प्रकार के 6 मुख्य कार्य हमारा एनजीटी यहाँ पर करता है।
अगर एनजीटी की हम उपलब्धियों की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में एनजीटी ने काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल करी हैं। सबसे पहली जो उपलब्धि है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि एनजीटी के माध्यम से हमारे पास एक पर्यावरण संबंध में एक विशेष टीम हमारे पास आ गई है, विशेष कानूनी टीम का निर्माण हो गया है, जो इस तरह के सभी मुद्दों को, सभी विवादों को हल करती है। मतलब पहले क्या था कि पहले सभी मुद्दे जो थे वो कोर्ट में जा रहे थे, लेकिन अब क्या है, जब हमने एनजीटी का निर्माण किया है, तो हमारे पास ऐसे विशेष जजों का पैनल है, जो पर्यावरण से संबंधित विशेष मुद्दों को हल कर सकते हैं, उसके कानूनी जानकार हैं, वकील हैं, जो स्पेशली जो विशेषज्ञ रूप से पर्यावरण संबंधी मुद्दों को ही लेते हैं। तो ऐसी एक विधिक टीम, ऐसी एक कानूनी टीम हमारे पास आई है, जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए बहुत अधिक कारगर साबित हुई है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान करना पड़ेगा। दूसरी उपलब्धि, वनों का जो बड़े स्तर पर बचाव है, यानी वनों का जो संरक्षण है, ये भी एनजीटी की ही देन है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसको एनजीटी ने रद्द कर दिया, क्योंकि वहां पर वनों का क्षरण हो रहा था। उस वजह से काफी वन जो हैं वो भारत में बचे हैं, उनका बचाव यहाँ पर एनजीटी ने सफलतापूर्वक किया है। तीसरा, जो छोटे शहरों में निर्माण कार्य होते हैं, यानी जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, उन कार्यों से होने वाला जो प्रदूषण है, ठीक है, उसको भी रोकने का काम एनजीटी ने किया है। मतलब एनजीटी जितने भी छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं, सभी जगह पे जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो उसके संबंध में पहले से ही बिल्डर को एक एनजीटी से अपना सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, प्रमाण पत्र लेना पड़ता है कि इस बिल्डिंग के द्वारा एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता वहां पे। तो इस तरह जो निर्माण कार्य से होने वाला प्रदूषण है, उसको भी बहुत हद तक एनजीटी के द्वारा रोका गया है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वन विभाग पर भी जो है इसका नियंत्रण रहता है। तो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ के अफ़सर हैं, ठीक है? उनकी भी निगरानी, उन पर भी जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो एनजीटी का रहता है, ताकि वनों का नियंत्रण हो सके, वन्य जीवों का नियंत्रण हो सके, उनका जो बचाव है वो हो सके। तो ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो एनजीटी ने कई बार ऐसा हुआ है, जब कॉर्पोरेट जो सेक्टर होता है, यानी जो वैश्विक जगत है, जो व्यापारी जगत है, उस पर भी पेनाल्टी, यानी जो उस पर दंड है, वो कई बार एनजीटी ने लगाया है पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संबंध में। तो ऐसी एक बहुत बड़ी जागरूकता एनजीटी ने लाई है, एनजीटी ने फैलाई है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो एनजीटी के संबंध में इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर अब जो नई बात है वो ये है कि इस पर भी विवाद हो रहे हैं। अर्थात सरकार पर यह सवाल उठ रहा है कि सरकार एनजीटी को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा ये है कि एनजीटी में जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक जज होता है और एक तकनीकी विशेषज्ञ होता है, ये दोनों मिलके ही अपना फैसला करते हैं। तो अभी सरकार ने कहा है कि ठीक है, जज की भर्ती हम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मेंबर होने के साथ ही, मतलब एक जो मेंबर है वही केवल होगा, तो भी हम केस की सुनवाई कर देंगे और तो भी एनजीटी अपना फैसला सुना सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 2 लोग थे, है ना? दोनों का विचार विमर्श होता था, अभी केवल एक इंसान रह गया, जो भी सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया हुआ होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फैसला है वो सरकार के पक्ष में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए कहा गया कि सरकार जो है एनजीटी को कमज़ोर करना चाह रही है। दूसरा यहाँ पर जो मुद्दा है वो देखिए क्या है कि एनजीटी ने पर्यावरण संबंधी नियमों के आधार पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, लगभग-लगभग सभी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको रोक दिया है। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे, उनको रोक दिया है पर्यावरण संबंधी नियमों का हवाला देकर। तो सरकार को यहाँ भी दिक्कत हो रही है कि हर प्रकार के प्रोजेक्ट जो हैं उनको रोका जा रहा है, तो यहाँ भी सरकार को थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस संबंध में सरकार को एक बीच का रास्ता निकालने की आवश्यकता है कि पर्यावरण का नुकसान भी ना हो और जो विकासात्मक कार्य हैं वो भी होते रहें। इस संबंध में सरकार को यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, इस पे आपको ध्यान में देना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी एडिटोरियल पेज से लिया गया है, इसका संबंध भी जीएस पेपर 2 से है। देखिए अगर संदर्भ की बात हम करें तो यहाँ पर वही बात बताई गई है जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, उनके द्वारा लेटर लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उसमें आरोप लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के ही एक और जज पर कि वो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट को प्रभावित कर रहे हैं, उनकी कार्यवाही को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर एक लेटर लिखा गया था, उसके संबंध में ये बात यहाँ पर कही गई है। अगर इस पूरे आर्टिकल की बात करें तो सबसे पहले उन आरोपों की बात की गई है जो आरोप लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज पर। उसके बाद हम बात
बात करें तो बात की गई है दोबारा जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं उन पर जो हाई कोर्ट ने आरोप लगाए हैं उनकी बात की गई है, और लास्ट में फिर बताया गया है कि ऐसे में सीजीआई को क्या करना चाहिए, सीजीआई करने के लिए क्या सही रहेगा, ऐसी बातें यहाँ पर की गई हैं। तो सबके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए उस कहानी को हम कई बार सुन चुके हैं जिसमें आंध्र प्रदेश के सीएम ने एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट के जज को। उसमें सुप्रीम कोर्ट के ही एक और जज हैं जिनके बारे में आरोप लगाए गए थे कि वो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट को प्रभावित कर रहे हैं, वहाँ के जजों को प्रभावित कर रहे हैं। केस था पुराने सीएम का, जो आंध्र प्रदेश के पुराने सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उनके कुछ केसेस हैं जो विशेष जजों को ही ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। ऐसे आरोप यहाँ पर जो सीएम रेड्डी जी हैं उनके द्वारा लगाए गए थे। तो ये पूरा मसला हम पहले सुन चुके हैं। अब देखिए इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। इस आर्टिकल में कुछ केसेस की बात की गई है, कुछ मामलों की बात की गई है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले भी आ चुके हैं। उसमें संबंध में बात की गई है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ यदि कोई केस आता है तो क्या प्रावधान है, क्या चीजें होनी चाहिए। जब भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के विरुद्ध कोई मुकदमा आता है तो क्या प्रावधान होना चाहिए, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो अगर हम बात करें, देखिए दो रास्ते हैं, दो तरीके हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के विरुद्ध जब भी कोई केस आता है तो करने के लिए। सबसे पहला तरीका है तो है महाभियोग। ठीक है, महाभियोग का एक तरीका है कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के विरुद्ध कोई केस आता है तो महाभियोग प्रक्रिया को शुरू करके हम उसको वहां से हटा सकते हैं। लेकिन देखिए महाभियोग भी मैं आपको बताऊं संसद के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन महाभियोग केवल तभी लगाया जाएगा जब कोई पब्लिक ऑफेंस हो, यानी जो पब्लिक स्कैम है, यानी जनता को अगर किसी बात से नुकसान हुआ है, जनता का नुकसान अगर किसी जज ने किया है तो उसके संबंध में ही महाभियोग यहां पर संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। अब कहानी अगर हम आंध्र प्रदेश की देखें तो आंध्र प्रदेश में जो सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो मुकदमा लाया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं, वो किसी भी तरीके से जनता के विरुद्ध नहीं है, वो तो एक सरकार के विरुद्ध उन पर आरोप लगाए गए हैं। तो उन पर महाभियोग लगाना यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि महाभियोग के लिए यही स्थिति है, यही शर्त है कि किसी भी सूरत में जो पब्लिक स्कैम है, यानी जनता के साथ जो धोखा अगर किया गया है, जनता का नुकसान अगर कुछ हुआ है, तभी ऐसे केसेस में महाभियोग लगाया जाएगा, अन्यथा महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, देखिए दूसरा तरीका यह है कि जो वर्तमान सीजीआई हैं, ठीक है, वो एक काम करें, वो एक जजों की बेंच बनाएं। ठीक है, वो बेंच सारे मामले की जानकारी ले, सारे मामले की जांच करे और उसके बाद फिर अपना निर्णय जो है इस मामले पूरा दे। तो ऐसा काम यहाँ पर सीजीआई की जो बेंच है वो कर सकती है। ये दो रास्ते यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, हालांकि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान करनी है, 1995 में एक सी रविचंद्रन का केस हुआ था। सी रविचंद्रन का केस जब यहाँ पर हुआ था उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। 1995 में एक केस हुआ था। तो ऐसे केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि चाहे जज के खिलाफ कोई मामला है चाहे नहीं है, यदि कोई मामला है भी तो भी उसको हमें गोपनीय रखना होगा। ठीक है, गोपनीय रखना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी उसमें की थी। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर किसी मामले को गोपनीय रखा जाएगा तो सीधी सी बात है धीरे धीरे वो मामला अपने आप खत्म हो जाता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप खत्म हो जाती है और मामला वो दब जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कह रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कोई भी केस होगा तो उसे गोपनीय रखा जाना सबसे अधिक जरूरी है। इसके कारण यही है कि अगर न्यायपालिका से संबंधित मुद्दे अगर बाहर आएंगे तो जो जनता का विश्वास है वो उठ जाएगा, और उस संबंध में ये कहा गया था कि इन जैसे मामलों को गोपनीय रखना चाहिए। हालांकि यहाँ पे एक पॉइंट और भी हम बोल सकते हैं कि चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो, जब उनसे संबंधित आरोप जो होते हैं वो पब्लिक में आ जाते हैं, वो तुरंत पब्लिक कर दिए जाते हैं, संसद में जो आरोप लगते हैं उनको एकदम सच मान लिया जाता है, तो न्यायपालिका को फिर इससे दूर क्यों रखा गया है। किसी भी कार्यपालिका, किसी भी आईएएस पीसीएस ऑफिसर के खिलाफ अगर कोई आरोप लगता है या किसी भी नेता के खिलाफ कोई आरोप लगता है तो तुरंत वो मीडिया में आ जाता है, तुरंत वो पब्लिक कर दिया जाता है, उसको रोका नहीं जाता। तो फिर न्यायपालिका के विरुद्ध अगर कोई आरोप लग रहा है, उनके खिलाफ कोई आरोप आ रहा है, तो उसको यहाँ गोपनीय रखने की बात क्यों कही गई है, ये एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल भी मेंशन करूंगा मैं, 121 और 211, इन दोनों आर्टिकल की बात भी करेंगे। जब यहाँ पे कहा गया था, जिन आर्टिकल में कहा गया है कि सीधे सीधे किसी भी जज के बारे में कोई भी जो स्टेट लेजिस्लेटर है या फिर कोई पार्लियामेंट है वो डिस्कस नहीं कर सकती है, ये इन दोनों आर्टिकल में यहाँ पर कहा गया है, जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगर इस पूरे आर्टिकल का सार देखें तो इसमें जो सॉल्यूशन बताया गया है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पूरी स्थिति का समाधान किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को काम करना चाहिए। ठीक है,
पहला तो ये है कि देखिए, पहला काम ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को एक कमेटी तो बनानी ही चाहिए, जांच कमेटी, ठीक है, जो इस पूरे मामले की जांच करे। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये कमेटी सिटिंग जज की ही होगी, यानी इस समय जो जज कार्यरत हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं को लेकर ये कमेटी बनाई जाएगी, तो सिटिंग जज के विरुद्ध काम करें, तो ऐसे में निष्पक्ष जांच होने के बहुत कम ही परसेंटेज हैं। ठीक है, इसलिए करना ये चाहिए कि कमेटी तो बनाई जानी चाहिए, लेकिन उस कमेटी में जितने भी रिटायर्ड जज हैं, ठीक है, उन रिटायर्ड जज को ही रखना चाहिए, ताकि मामले की एक निष्पक्ष जांच हो सके। तो इस तरह का यहाँ पे समाधान दिया गया है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो पहला सही कथन का चुनाव आपको करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, जीएसटी कंपनसेशन सेस 2 को 2025-26 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जीएसटी कंपनसेशन सेस सभी तरह के उत्पादों पर लगाया जाता है। तीसरा, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह हैं। और चौथा, इससे पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स वस्तुओं के उपभोगकर्ता राज्य द्वारा लिया जाता था। तो इसमें आपको पहचानना है सही कथन। तो सही कथन की बात करें तो पहला वाला ही केवल सही कथन है, बाकी सभी गलत हैं। अगर जीएसटी कंपनसेशन सेस की बात करें तो वो सभी तरह के उत्पादों पर नहीं लगाया जाता। और जो एनके सिंह जी हैं वो 16वें नहीं बल्कि 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। और अगर बात करें चौथे की, तो सेंट्रल टैक्स जो है वो पहले वस्तुओं के उपभोगकर्ता राज्य द्वारा नहीं बल्कि निर्माणकर्ता राज्य द्वारा लिया जाता था। तो अभी हिंदू पेपर में एक न्यूज आई है, जीएसटी सेस विल स्टे, फाइनेंस पैनल चीफ उन्होंने कहा है, जो फाइनेंस पैनल के चीफ हैं यानी एनके सिंह जी, उन्होंने कहा है कि जो जीएसटी सेस है उसको पहले 2022 तक हमने रखा था, लेकिन वो अभी 2025-26 तक वो वैसे ही बरकरार रहेगा। तो उस संबंध में न्यूज आई है जहां से क्वेश्चन हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन चुनिए। जेडएसआई यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में स्किंक की 57 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है, ये क्या सही है? या फिर दूसरा, जेडएसआई भारत में रेड डाटा बुक के लिए आंकड़े जारी करता है, ये सही है? आपको पहचानना है, क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों गलत हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पहला वाला यहाँ पर गलत है और दूसरा वाला सही है। भारत में जो रेड डाटा बुक के लिए आंकड़े हैं वो जेडएसआई ही जारी करता है। 57 नहीं बल्कि 62 यानी 62 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है स्किंक की। तो देखिए, अगर बात करें तो जेडएसआई यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने अभी 62 प्रजातियों को लिस्टेड किया है। भारत में स्किंक की प्रजाति वो हैं उनको लिस्टेड किया है, जिसमें से 57% जो है वो एंडेमिक है भारत के लिए। ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखिए, अगर जेडएसआई की बात करें तो जेडएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना की गई थी देखिए 1916 में। ठीक है, 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका काम जो है ना वो क्या है कि मॉनिटर द फ्यूनल डाइवर्सिटी, जो जैविक विविधता है भारत की, ठीक है, यानी जो जैव विविधता है उसको मॉनिटर करते रहना, यही इसका काम है। इसके अलावा देखिए, जो रेड डाटा बुक के लिए आंकड़े होते हैं, जैसा कि हमने बताया, जो रेड डाटा बुक होता है जो आईयूसीएन पूरे विश्व स्तर पर करती है, तो उस रेड डाटा बुक के लिए भारत के जो आंकड़े हैं वो जेडएसआई ही जुटाता है, उसको प्रिपेयर करता है। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल स्टडी होती है, यानी जो जैविक स्टडी है, जैविक जो अध्ययन है, उस बायोलॉजिकल स्टडी को करने का काम भी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर करता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए, इस चित्र में ये ब्रॉन्ज्ड ग्रास स्किंक का एक फोटो दिया गया है, इसको बताया गया यहाँ पर। देखिए, आपने देखी तो नहीं होगी बहुत लोगों ने, लेकिन ये नॉर्मली पाई जाती है। तो अगर बात करें तो ये टेरेस्टेरियल है और ये लिजार्ड ग्रुप में आती है, तो ये आप ध्यान कर लीजिए। पानी में नहीं पाई जाती है, टेरेस्टेरियल यानी धरती पर ही पाई जाती है, स्थल पर पाई जाती है। तो ऐसा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, असम के कोलासिब तथा मिजोरम के कछार जिलों की सीमा पर हाल ही में हिंसक झड़प देखने को मिली। दूसरा, मिजोरम के सीमावर्ती राज्यों में असम, त्रिपुरा और मणिपुर हैं। तो कौन सा सही है? देखिए, केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो देखिए, इसमें केवल दूसरा सही है, बाकी पहला गलत है। पहले में गलत ये है कि असम के कोलासिब नहीं है, बल्कि असम का कौन सा है? कछार है, और मिजोरम कौन सा है? कोलासिब है। तो ये इसमें गलत लिखा हुआ है। सही कथन ये है कि असम के कछार और मिजोरम के कोलासिब जिलों की सीमा पर हाल ही में हिंसक झड़प देखने को मिली है। तो इसमें केवल आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी हमने देखा कि असम और मिजोरम के क्षेत्र में वहां पर एक हिंसक झड़प देखने को मिली है। दोनों ही तरह के वर्ग वहां पे थे, दोनों ही तरह के समुदाय के लोग वहां पर थे जो किसी बात पर लड़ गए थे, तो इसलिए ये न्यूज में आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इजराइल बहरीन के साथ आधिकारिक रूप से राजनीतिक संबंधों को स्थापित करेगा, क्या ये कथन सही है? दूसरा, बहरीन से पहले यूएई, मिस्र, जॉर्डन भी इजराइल के साथ शांति समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। या फिर तीसरा, मिस्र के 1979 तथा जॉर्डन के साथ 1994 में यह समझौते किए गए थे। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो अगर देखें तो ये तीनों ही क्वेश्चन सही हैं, यानी इसका सी आंसर सही हो जाएगा, तीनों ही आंसर सही हैं। देखिए ये अभी न्यूज़ अपने देखने को मिली है, इजराइल और बहरीन के संबंध में न्यूज़ है, जो अभी मिलने वाले हैं अपने राजनयिक संबंधों को शुरू करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको ध्यान में करना है। इससे पहले जो 4 अरब राज्य हैं, वो भी इजराइल से शांति समझौते कर चुके हैं, यूएई, जॉर्डन, मिस्र, और अब ये चौथा बन गया है बहरीन देश। तो ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उड़ीसा के स्वास्थ्य सचिव को एचआईवी संक्रमित रक्त आदान के संबंध में चेतावनी जारी की है। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत बनाया गया था। इन दोनों में से कौन सा एक सही है आपको बताना है। केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो देखिए ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही कथन सही हैं। अभी हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसने उड़ीसा के ऑफिशियल्स को एक ऐसा नोटिस दिया है जिसमें कार्रवाई ना करने की बात की गई है। क्योंकि देखिए 2016 में एक केस हुआ था जिसमें उड़ीसा के एक मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया था, और दूसरे केस में जो हेपेटाइटिस पॉजिटिव ब्लड है वो चढ़ा दिया गया था। इस संबंध में कोई भी कार्रवाई ना करने के लिए अभी एनएचआरसी ने उनको नोटिस जारी किया है। तो उसके संबंध में न्यूज़ थी, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एक पूर्व अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पहला, भारतीय इतिहास के संदर्भ में रखमाबाई मुकदमा निम्न में से किससे संबंधित था, आपको बताना है। पहला, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार संबंधित। दूसरा, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन संबंधित। या फिर तीसरा, महिलाओं के रोजगार करने संबंधित और संबंधित। तो आपको बताना है केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक और दो सही है, या एक, दो और तीन तीनों ही सही हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, जो केवल बी वाला है वही केवल सही है। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के संबंध में यह मुकदमा था, आपको ध्यान में रखना है। आज के इस वीडियो से मुख्य परीक्षा के लिए दो प्रश्न हमारे हो सकते हैं जिनको लिखने का प्रैक्टिस आपको करना है। पहला, कार्यपालिका के सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने तथा संवैधानिक उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए पुलिस सुधारों पर शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसको स्पष्ट करना है आपको, 250 शब्दों की सीमा है, 15 अंक के लिए। दूसरा, पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय संरचनाओं का संरक्षण पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सार्थकता को उदाहरणों द्वारा आपको समझाना है। 250 शब्दों में 15 अंक के लिए ये प्रश्न है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हमने आज देखे, कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।